हेलो बच्चों, स्वागत है आपका क्लास 12 फिजिक्स कैपेसिटर लेक्चर नंबर 2 में। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कैपेसिटेंस के बारे में, यानी कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, और उसमें ढेर सारे प्रॉब्लम भी सॉल्व किए थे। इस लेक्चर में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटर के बारे में एंड टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, ठीक, और उसके प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पेन एंड पेपर उठा लीजिए, अपना नोट्स बनाना शुरू करिए। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। माय नेम इज प्रवीण पांडे एंड यू आर वाचिंग फियरलेस फिजिक्स एट पिनाकल टेक्नो स्कूल। आइए बच्चों, सबसे पहला हेडलाइन है हमारा कैपेसिटर। ये कैपेसिटर क्या होता है, चलिए इसको हम समझाते हैं कैपेसिटर क्या है और इसको क्यों बनाया गया। ठीक, सपोज करो बच्चों, हमारे पास ये एक कंडक्टर है, आइसोलेटेड कंडक्टर। थोड़ा सा छोटा फिगर बनाता हूं, इट्स एन आइसोलेटेड कंडक्टर। ठीक, इस आइसोलेटेड कंडक्टर को पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था। इसको हम चार्ज सप्लाई करते जाएंगे, जैसे जैसे चार्ज सप्लाई करेंगे वो सारा का सारा चार्ज इसके सरफेस पर रिजाइड करेगा, आउटर सरफेस पर रिजाइड करेगा। ठीक है, चार्ज जैसे जैसे बढ़ेगा इसकी चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी, मीडियम को आयनाइज करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, और एक ऐसा टाइम आएगा जब ये अपने मैक्सिमम स्टोरेज पर होगा, उससे ज़्यादा चार्ज देने पर ये मीडियम को आयनाइज कर सकता है। सो सपोज ये अपने मैक्सिमम लिमिट तक आ चुका है, अब इससे ज़्यादा इस पर चार्ज हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस तरीके से इनफाइनाइट तक गई होगी ये इलेक्ट्रिक फील्ड। ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, याद रखिएगा, आप पहले पढ़ चुके हैं। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। अब ये जो आइसोलेटेड सिंगल कंडक्टर है, इसका अपना एक कैपेसिटेंस है, इसकी अपनी एक लिमिट है कि ये कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। अभी सपोज करिए अपने ये मैक्सिमम लिमिट पर है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, U इक्वल टू 1/2 CV²। ठीक है, ये अपने मैक्सिमम चार्ज और मैक्सिमम पोटेंशियल पर है, जिससे इसके पास स्टोर्ड एनर्जी है U इक्वल टू 1/2 CV²। ये जो एनर्जी है कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कहाँ स्टोर होती है, फील्ड में स्टोर होती है। अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है तो ग्रेविटेशनल फील्ड में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। तो इतनी एनर्जी, इस कंडक्टर के पास इतनी एनर्जी होगी, लेकिन वो एनर्जी कहाँ स्टोर होगी, फील्ड में स्टोर होगी। और फील्ड कहाँ से कहाँ तक है, सरफेस से लेकर के इनफाइनाइट तक गया है। ये फील्ड सरफेस से लेकर के इनफाइनाइट तक गया है, यानी इस कंडक्टर के पास इतनी एनर्जी जो स्टोर्ड है वो एक छोटे वॉल्यूम में नहीं है, वो सरफेस से लेकर इनफाइनाइट तक की वॉल्यूम में फैला हुआ है। ये एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड है फ्रॉम द सरफेस टू इनफाइनाइट। ठीक, अब ये एनर्जी जो बिखरी हुई है, काफ़ी दूर तक फैली हुई है, इस एनर्जी को हम बहुत अच्छे से साइंस में यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए एक टेक्निक निकाला गया ताकि इस ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को कम से कम वॉल्यूम में, छोटे से छोटे वॉल्यूम में स्टोर किया जा सके, और ज़्यादा एनर्जी स्टोर की जा सके जितनी अभी स्टोर हुई है। सपोज हमने क्या किया कि एक कंडक्टर लिया, ये वही सेम कंडक्टर है, सपोज अपने ये मैक्सिमम लिमिट पर है, इस वक्त मैक्सिमम लिमिट पर है। ठीक है, मैंने क्या किया कि इसके बगल में एक दूसरा कंडक्टर लगा दिया। पिछली क्लास में भी हम लोग इसके बारे में डिस्कस किए थे। जैसे ये पास में दूसरा कंडक्टर लेके आएंगे, इसके पॉजिटिव चार्ज के कारण इस पर एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, इंड्यूस होगा। इधर में नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा और इधर में आपका पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा, इक्वल। क्लियर है, इस नेगेटिव चार्ज के कारण इसका पोटेंशियल ड्रॉप करेगा और इस पॉजिटिव पोटेंशियल के कारण इसका पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल इसका इंक्रीज करेगा। बट ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल इसका पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्जेस पास में है, उनका इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो इसका ओवरऑल पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, ओवरऑल पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, यानी अपने ये मैक्सिमम पोटेंशियल से थोड़ा नीचे आ चुका है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। अब इसको फिर से उसी पोटेंशियल पर लाने के लिए इसको और ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज दिया जा सकता है, यानी ये और ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है। ठीक है, जिससे इसकी कैपेसिटेंस बढ़ गई, थोड़ा सा कैपेसिटेंस बढ़ गया। अब इसका कैपेसिटेंस और देखो मैं कैसे बढ़ा रहा हूँ। अब मैंने क्या किया कि इस कंडक्टर को लेकर के अर्थ कर दिया इधर से। अर्थ करने से क्या होने वाला है, अर्थ में ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएंगे और जाएंगे इसके पास।
ठीक, जो इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे। कंडक्टर की प्रॉपर्टीज में इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़े हैं 18th लेक्चर, 17th या 18th लेक्चर देख लीजिए आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, ठीक, ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे तो ये नेगेटिव चार्ज पूरा चारों तरफ फैल जाएगा, चारों तरफ फैल जाएगा। अब क्या हो रहा था कि इस पॉजिटिव के कारण जो इसका पोटेंशियल बढ़ रहा था वो और कम हो जाएगा, वो हट गए वो, यानी इस जो नए निगेटिव आपको ये दिख रहे हैं उसके कारण इसका पोटेंशियल और डिक्रीज करेगा, और पोटेंशियल डिक्रीज करने पर इस पर हम और ज़्यादा चार्ज सप्लाई कर सकते हैं इसको अपना हाईएस्ट पोटेंशियल अचीव करने के लिए, यानी इसका कैपेसिटेंस और ज़्यादा बढ़ गया। तो फाइनली ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर की कैपेसिटेंस जो है बहुत ज़्यादा है कंपैरिजन टू आइसोलेटेड कंडक्टर। एक सिंगल कंडक्टर के कंपैरिजन में इस स्ट्रक्चर का कैपेसिटेंस बहुत ज़्यादा हो गया। एक एडवांटेज हमने बनाया, एक तरीका बनाया, और क्या फ़ायदा हुआ इस स्ट्रक्चर को बनाने से, दूसरा क्या फ़ायदा हुआ बच्चों, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर्ड थी, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। अब इसमें मैक्सिमम जो एनर्जी होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से प्लस से स्टार्ट होगा, माइनस पे जाके एंड हो जाएगा, ऐसे देखिए, ऐसे देखिए। अब जो ढेर सारी इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, देखिए क्या हो रहा है, प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू होगा और माइनस पे जाके खत्म हो जाएगा। यानी इस स्ट्रक्चर का ढेर सारा पोटेंशियल एनर्जी जो इनफाइनाइट तक फैला हुआ था पहले, अब वो क्या होगा, एक छोटे से वॉल्यूम में, देखिए प्लस से लेके माइनस तक, इस कंडक्टर नंबर 1 से लेके कंडक्टर नंबर 2 तक। बात समझ में आ रहा है। सपोज हमारे इसके पास चार्ज है प्लस क्यू, दिस इज प्लस क्यू एंड दिस इज माइनस क्यू। क्लियर हो रहा है। ये जो टोटल एनर्जी है हाफ CV², एक तो ये बढ़ गई होगी, क्यों बढ़ी, क्योंकि कैपेसिटेंस बढ़ गया उस स्ट्रक्चर का, पहला बात। दूसरा बात क्या हुआ कि वो जो एनर्जी इनफाइनाइट तक फैली थी वो बहुत कम वॉल्यूम में आ गई, इतने ही वॉल्यूम में आ गई, इनफाइनाइट तक लाइंस नहीं जा रही हैं, जिससे क्या होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को कम से कम स्पेस में स्टोर कर सकते हैं और उसको अपने साइंटिफिक किसी भी काम में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर का ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। एंड दिस अरेंजमेंट, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द कैपेसिटर, इसको बोलते हैं हम लोग कैपेसिटर, ठीक है बच्चों। आई होप आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसका डेफिनेशन इसको हम लिख देते हैं कि आपको नोट्स में क्या लिखना है इसके बारे में, ठीक है। देखिए तो इसमें हमको लिख देना चाहिए the combination of two conductors in which one is earthed has great capacitance and stores large amount of charge, large amount of energy in a small volume. This combination is called, या this arrangement is called what? कैपेसिटर। बच्चों जितना भी मैं आपको बताऊंगा, आपको एक एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, हर एक अंदर की बात आप अगर इसको बढ़िया से प्रिपेयर करें तो आपको जेई मेंस और जेई एडवांस नीट के हर एक कॉन्सेप्ट आपको इजीली मिलेंगे। तो आप इसको कोई भी पार्ट स्किप ना करिए, एक एक पॉइंट बाय पॉइंट को समझते हुए आगे की तरफ बढ़िए, ठीक है। चलिए, सो दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड द कैपेसिटर। इस अरेंजमेंट को हम लोग कैपेसिटर कहते हैं। क्लियर हो गया। चलिए बच्चों, तो इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होगा, ठीक। कैपेसिटेंस
ऑफ कैपेसिटर C इक्वल टू, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो होगा चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट, ये जो पॉजिटिव प्लेट है इसके ऊपर का चार्ज Q डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव प्लेट एंड नेगेटिव प्लेट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव प्लेट एंड नेगेटिव प्लेट, दैट इज V ऑफ पॉजिटिव पोटेंशियल माइनस V नेगेटिव। क्लियर हो रहा है? ये V पॉजिटिव का मतलब क्या, पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल है कंडक्टर का, और ये नेगेटिव कंडक्टर का पोटेंशियल है, दिस इज C। ठीक है, ये तरीका हो गया। इस तरीके से हम लोग कैपेसिटेंस फाइंड आउट करेंगे कंडक्टर का। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके आगे हम। ठीक, एक बात और भी बता दें बच्चों, ये जो कंडक्टर्स लिए गए हैं, दो कंडक्टर्स, ये अलग अलग शेप के लिए जाएंगे। जब भी जैसे कभी दो प्लेट हमने ले लिया, पैरेलल प्लेट लिया सीट, इसको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहेंगे। जब हम दो कॉन्सेंट्रिक सेल्स ले लेंगे तो उस केस में उसको हम लोग स्फेरिकल कैपेसिटर कहते हैं। दो कॉन्सेंट्रिक अगर हम लोग सिलेंडर्स ले लेते हैं तो उसको सिलिंड्रिकल कैपेसिटर बोलते हैं। यानी इन कंडक्टर्स के शेप और साइज के अकॉर्डिंग, शेप डिफरेंट शेप के अकॉर्डिंग इस कैपेसिटर के डिफरेंट नाम रखे जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं। देखिए बच्चे, नेक्स्ट टॉपिक है आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का मतलब क्या, सिंपल सा है कि दो पैरेलल मेटालिक प्लेट्स लेंगे जिनमें से एक को अर्थ कर दिया जाएगा, लाइक दिस। सपोज करो these are the two metallic plates, ये दो मेटालिक प्लेट्स हैं, एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं। इसको एक टर्मिनल से इधर कनेक्ट कर दिया गया, इसको दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया गया। अगर इसका अगर क्रॉस सेक्शन देखा जाए, सामने से फोटो देखोगे तो कैसा होगा, देखिए, सॉरी, एक प्लेट ये हो गई, दूसरी प्लेट ये हो गई, और इस वाले को अर्थ किया गया है, ऐसे अर्थ कर दिया गया। अगर बच्चों आपको याद होगा कि हम लोग पैरेलल प्लेट्स के बारे में जब पढ़े थे तो हमने आपको बताया था कि अगर इसको Q चार्ज देते हो, Q चार्ज, तो सामने वाले पर यहाँ माइनस Q आता है, उधर में प्लस Q आता है। ये सब आप कुछ पढ़े थे। अर्थ करने के बाद, सॉरी, आप डायरेक्टली ऐसे समझिए, अर्थ अगर किया गया रहता था इसको, तो ये लेफ्ट मोस्ट वाले पर और राइट मोस्ट वाले पर 0 चार्ज आता था, याद है। और इसका टोटल चार्ज सामने वाले पे, इस वाले सरफेस पे होता था प्लस Q, इस पर प्लस Q होता था, और जितना चार्ज यहाँ पर है ठीक सामने वाले पर उतना ही निगेटिव चार्ज होता था। ये अगर आपको नहीं याद आ रहा हो तो लेक्चर नंबर 18 में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 18 में ये देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बनेगा, लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट वाले पर 0 चार्ज होंगे, यानी इस वाले पर पॉजिटिव चार्ज हो गया प्लस Q और इस पर हो गया माइनस Q चार्ज। ठीक है, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्लियर हो रहा है बच्चों? चलिए, तो अब देखो, आपको ढेर सारे स्ट्रक्चर ऐसे भी देखने को मिलेंगे। यहाँ ना अर्थिंग करके इस तरीके से भी अर्थिंग दिखाया जाएगा पिक्चर में। ठीक, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ये भी समझ सकते हैं। क्लियर है? तो अगर इसे लिखना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ टू मेटालिक parallel plates
in which one is earthed is called parallel plate capacitor. Combination of two metallic parallel plates in which one is earthed is called parallel plate capacitor. क्लियर हो गया? अब इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का हमें क्या निकालना है? कैपेसिटेंस C। तो C का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि पॉजिटिव प्लेट का चार्ज Q डिवाइडेड बाई V पॉजिटिव माइनस V निगेटिव, ये निकालना है। अब ये कैसे निकलेगा? ठीक है, निकाला जाए। सपोज करो इन दोनों प्लेट्स का, दिस इज द प्लस Q एंड दिस इज द माइनस Q, इस पर प्लस Q चार्ज, इन दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन है D, इट्स सेपरेशन इज D एंड द प्लेट एरिया इज A। प्लेट एरिया A है, ये सेपरेशन D है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, इन दोनों प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए इनके बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाला जाए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा तो हम पोटेंशियल डिफरेंस इजीली निकाल सकते हैं। हालांकि मैंने ये इलेक्ट्रिक फील्ड, एक पॉजिटिव प्लेट सरफेस और एक नेगेटिव सरफेस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लेक्चर नंबर 18 में निकलवाया था। ई की वैल्यू आती है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर आप चाहें तो मैं फिर से भी निकाल के दिखा दे रहा हूं। अगर एक सरफेस है, ये सिग्मा चार्ज है और इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, तो इस पॉइंट पर इसके कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में होगी E इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। एट द सेम टाइम इधर में एक रखा गया है माइनस सिग्मा वाला, तो इसके कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक और होगी E इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। चूंकि वो निगेटिव है तो टूवर्ड्स द निगेटिव आएगा, ये दोनों मिल करके दोनों ऐड होंगे तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, तो मैं लिख दे रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स E इक्वल्स टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू, सिग्मा कितना हो सकता है? अगर इसका चार्ज Q है और एरिया A है तो सिग्मा की वैल्यू होगी Q अपॉन A डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इम्प्लॉइज Q बाई एप्सिलॉन नॉट A। क्लियर हो रहा है? अब देखिए, आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पढ़ा था E इक्वल्स टू V1 माइनस V2 बाई D, याद होगा V1 माइनस V2 बाई D। अब V1 माइनस V2 की जगह पे आप लिख सकते हैं V पॉजिटिव माइनस V निगेटिव, क्योंकि V1 की जगह पे V पॉजिटिव प्लेट है और 2 वाले पोजीशन पर नेगेटिव प्लेट है। इम्प्लॉइज दैट, तो यहां से लिखें इम्प्लॉइज दैट V पॉजिटिव माइनस V निगेटिव इक्वल्स टू ED। यहां से पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव प्लेट एंड नेगेटिव प्लेट निकाल सकते हैं। ED की वैल्यू हो जाएगी E की वैल्यू है Q बाई एप्सिलॉन नॉट A इंटू D। ठीक है बच्चों, चलिए अब मैं क्या करने वाला हूं बच्चों, मैं ये मिटा रहा हूं, थोड़ा सा हमको यूज करना है, आप नोट कर लीजिए। इम्प्लॉइज दैट, अब ध्यान दो, दिस इज इक्वल टू V पॉजिटिव माइनस V इक्वल नेगेटिव इक्वल टू इतना है, तो अगर इन दोनों में Q बाई V पॉजिटिव माइनस V निगेटिव निकालोगे तो क्या आएगा? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, D से डिवाइड करोगे, आएगा एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। क्लियर है? दैट इम्प्लाइज, अब ये क्या है बच्चों, ध्यान से देखो, दिस इज V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव, Q बाई V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव, यही है कैपेसिटेंस ऑफ दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सो दिस C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। इट इज द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक बच्चों, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस थोड़ा देखिए, फॉर्मूला क्या है, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। यानी आप यहां से कह सकते हैं
कि C प्रोपोर्शनल टू A फॉर एरिया ऑफ द प्लेट्स, दोनों प्लेट के एरिया पर डिपेंड कर रहा है, एंड C प्रोपोर्शनल टू 1/D, यानी क्लोजनेस पर भी डिपेंड कर रहा है। D के एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर वो डिस्टेंस उनके बीच का कम होगा तो कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा, यानी जितने ही क्लोज होंगे प्लेट्स, जितने ज़्यादा क्लोज होंगे उसकी कैपेसिटेंस उतनी ज़्यादा होगी। पहले भी हमने पढ़ाया था किसी भी कंडक्टर का दूसरे कंडक्टर पर जो डिपेंडेंस होता है कैपेसिटेंस का, वो क्लोजनेस पर डिपेंड करता है। क्लियर है? चलिए, तो ये बात भी आपको याद में रखना है। यहां पर देखो बच्चों, अगर सपोज करो कोई प्लेट इस तरीके से है, ये A1 एरिया का है और ये सामने दे दिया A2 एरिया का, दोनों के बीच की डिस्टेंस है D और इसको अर्थ कर दिया गया ऐसे, तो सिर्फ आमने सामने कितनी एरिया आएगी एक दूसरे के सामने में? सिर्फ A2 एरिया पड़ेगी, ये A2 एरिया सामने पड़ेगी। तो इस केस में C की जो वैल्यू आएगी एप्सिलॉन नॉट A2 डिवाइडेड बाई D होगा, यानी जितनी एरिया ओवरलैप हो रही होगी वही एरिया सिर्फ यूज होगी, क्योंकि उसी में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा होगा और उतने में ही एनर्जी हमारी स्टोर होने वाली है। क्लियर? दिस वन थिंग। नेक्स्ट वन इज, चलिए अब इसके बारे में समझा जाए बच्चों। एक मिनट, देखो ये जो दोनों प्लेट्स हैं, इन दोनों प्लेट्स के बीच कितना फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव प्लेट है और एक नेगेटिव प्लेट है, तो पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेगा ये अब हम लोग को निकालना है। क्लियर है? चलिए, यानी फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये देखिए। अब सपोज करो बच्चों, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो दो प्लेट्स थे, एक प्लेट ये था जिसके लेफ्ट वाले साइड पर 0 चार्ज था और राइट वाले साइड पर पॉजिटिव चार्ज था, और कितना था वो चार्ज? Q। तो अगर सिंगल सरफेस की तरह बिहेव करेगा ना, इस सिंगल सरफेस के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी E इक्वल्स टू Q/2 एप्सिलॉन नॉट A। इस सिंगल के कारण, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लिख रहा हूं, दोनों प्लेट के कारण नहीं लिख रहा हूं मैं, ये सिंगल प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये दूसरी प्लेट रखी गई है जिसके ऊपर है -Q चार्ज। ठीक है, -Q चार्ज। तो बच्चों आप समझ सकते हैं कि इस जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है उस पर फोर्स लगेगा इधर की तरफ F। इस F की वैल्यू कितनी होगी ये देखना है। दिस F विल बी इक्वल्स टू F इक्वल टू, इसका चार्ज कितना है? -Q, तो -Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड E, F इक्वल टू -Q ही आ जाएगा। सो दिस F विल बी इक्वल टू -Q इंटू E की वैल्यू Q/2 एप्सिलॉन नॉट A। दैट इम्प्लाइज F इक्वल टू -Q²/2 एप्सिलॉन नॉट A। कहने का मतलब ये हुआ कि ये पॉजिटिव प्लेट इस नेगेटिव प्लेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, कितने फोर्स से? Q²/2 एप्सिलॉन नॉट A, इतने फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, यानी F अट्रैक्शन इक्वल टू, माइनस हटा करके लिख दिया मैंने, अट्रैक्शन है इसलिए, क्या है? Q²/2 एप्सिलॉन नॉट A। ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया? इससे देखिए, इस पर बेस्ड एक हम क्वेश्चन कर सकते हैं, छोटा सा क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से बेस्ड। देखिए कैसा क्वेश्चन बनेगा।
अभी सपोज कर लो क्वेश्चन ऐसा दे दिया कि ये टेबल है, टेबल पर ये कोई रिजिड सपोर्ट है और जो पॉजिटिव प्लेट है इस साइड प्लस चार्ज है इस पर, और ये नेगेटिव प्लेट है, कैपेसिटर का ये नेगेटिव प्लेट है, इस साइड नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर, है ना, और इधर को कनेक्ट किया गया और इधर एक स्ट्रिंग के थ्रू यहाँ से कोई ब्लॉक हैंग कर रहा है। इसका डिस्टेंस है d और इसका मास मालूम नहीं है, ठीक है ना। d छोड़ दो, ये d नहीं दे रहा। मान लो दे रखा है कि इसके ऊपर है चार्ज q और इसके ऊपर है माइनस q। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, देन फाइंड द मास ऑफ ब्लॉक, मास ऑफ ब्लॉक, उस ब्लॉक का मास बताना है। चलिए बड़ी सिंपल सा है। अगर हम मान लेते हैं कि इसका मास स्मॉल m है, तो नीचे फोर्स लग रहा होगा स्मॉल mg, ऊपर लग रहा होगा एक टेंशन, इस पर टेंशन लग रहा होगा डाउनवर्ड, इस पर टेंशन लेफ्टवर्ड, इस पर टेंशन राइटवर्ड, और इस पर एक फोर्स लग रहा होगा Fe। तो अगर इसके इक्विलिब्रियम की बात की जाए तो Fe बराबर होगा T के, और इस ब्लॉक के इक्विलिब्रियम की बात की जाए तो T बराबर होगा mg। तो फॉर ब्लॉक T, फॉर ब्लॉक सॉल्यूशन में फॉर ब्लॉक के लिए T इक्वल टू स्मॉल mg, इक्वेशन नंबर 1, and for plate of capacitor T equals to Fe, T equals to Fe, और Fe बराबर हो जाएगा किसके, Q स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट A, where A is the plate area। क्लियर है ना। तो देखिए बच्चों, यानी इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2, mg इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट A, हेंस m इक्वल टू आ गया Q स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट A इंटू जी। इस तरीके से ब्लॉक का मास आ गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। चलिए एक बार इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि a parallel plate capacitor of plate area, इतना बड़ा ना लिख करके हम ये कह दे रहे हैं कि ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ठीक है, ऐसे, और इनकी जो प्लेट एरिया है A इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर है, और देखो कैपेसिटर का एक सिंबल भी बता दूं आपको। कैपेसिटर को ऐसे सिंबल से डिनोट करते हैं जिसमें एक पॉजिटिव प्लेट होती है और एक नेगेटिव प्लेट होती है। ठीक है, इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है। यहाँ एक बैटरी से ये पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया और ये नेगेटिव से कनेक्ट हो गया। चलिए ऐसे कनेक्ट कर दिया गया है। V इक्वल टू 1 वोल्ट का है। अभी सपोज करो आपने ऐसे किया हुआ, ठीक है, सपोज कनेक्ट कर दिया आपने, ठीक, 1 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया। तो क्या होगा यहां पर, समझिएगा, कह रहा कि अगर ये 1 वोल्ट से कनेक्ट करोगे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव पोटेंशियल पर है ना, तो इससे चार्ज जाएगा इसके पास, किसके पास,
ये पहली वाली प्लेट के पास, इससे पॉजिटिव चार्ज आएगा इस पर और नेगेटिव चार्ज आएगा इस पर, ठीक। और ये चार्ज तब तक जाएगा जब तक कि बैटरी का पोटेंशियल इसके पोटेंशियल के बराबर ना हो जाए। क्लियर है ना? कुछ देर बाद क्या होगा, इसके ऊपर चार्ज, कैपेसिटर के ऊपर चार्ज जाते 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 एक बराबर हो, इतना पहुंच जाएगा कि अब ये उसका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो जाए। और जब कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो जाएगा तो कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया तो चार्ज का फ्लो बंद हो जाएगा, ठीक। क्या कह रहा है कि इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है उसको कम करने लगा। सेपरेशन कम होगा तो इसका कैपेसिटेंस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो कैपेसिटेंस इसका इंक्रीज करेगा तो ये बैटरी और ज्यादा चार्ज सप्लाई करेगा किसको, कैपेसिटर को। तो क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ plates approaches each other with the rate 2 meter per second, find the current supplied by the battery. Current supplied by the battery when plate separation is 8.85 into 10 power minus 2 मीटर, सॉरी -12 मीटर। क्लियर है? चलिए इसको समझा जाए। चूंकि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसका प्लेट सेपरेशन चेंज हो रहा है तो एट एनी मोमेंट इसका प्लेट सेपरेशन मान लो कितना, x है, ठीक, सॉल्यूशन में। तो एट एनी मोमेंट इसका प्लेट सेपरेशन x है तो कैपेसिटेंस कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, डी की जगह पे क्या हो गया, x, ठीक। और ठीक है, अब क्या होगा, ये अगर बैटरी का वोल्टेज VB लिखा जाए VB से, तो बैटरी के द्वारा कितना वोल्टेज, बैटरी के द्वारा कितना चार्ज सप्लाई होगा इसको, Q इक्वल टू CV, क्योंकि उसका वोल्टेज तो बैटरी के वोल्टेज के बराबर होगा हर वक्त, तो C इंटू VB। क्लियर है? अब क्या हो रहा है कि देखिए x के कम होने से C बढ़ रहा है, C बढ़ेगा तो Q भी बढ़ेगा, ज़्यादा कैपेसिटेंस होगा तो ज़्यादा चार्ज स्टोर करेगा बैटरी के द्वारा, ठीक। तो Q इक्वल टू CV इक्वल टू लिख दीजिए, C की वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट A बाई x इंटू VB, जिसमें एप्सिलॉन नॉट A और x VB कॉन्स्टेंट है, वेरिएबल कौन है, x। अगर मैं यहाँ से dq बाई dt लिखूँ, dq बाई dt इक्वल टू, तो एप्सिलॉन नॉट A इंटू VB बाहर रहेगा, dt ऑफ क्या बनेगा, 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स। dq बाई dt क्या है, चार्ज सप्लाई करने का रेट है और इसी को क्या बोलते हैं आप, करंट बोलते हैं। तो दिस करंट I विल बी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A इंटू VB इंटू ये बनेगा -1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू dx बाई dt। अच्छा, इसको अभी रहने दीजिए, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, करंट I रहने दीजिए। तो I इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 12, एरिया का वैल्यू है 1 मीटर स्क्वायर, बैटरी का वोल्टेज है 1 और इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर। उस समय सेपरेशन कितना है, बोला गया है सेपरेशन ये है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 12 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई, बच्चों माइनस dx बाई dt कौन है, माइनस dx बाई dt, रेट ऑफ अप्रोच, रेट ऑफ अप्रोच, अप्रोच करने का ये रेट है माइनस dx बाई dt, और इसी की वैल्यू है कितनी, 2 मीटर पर सेकेंड, तो मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक है बच्चों, यहाँ इस कैलकुलेशन को आप सॉल्व कर लेंगे, इसमें से एक यहाँ कैंसल आउट हो जाएगा
और उसके बाद आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर लेंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ करेंट सप्लाइड बाय द बैटरी। बैटरी के द्वारा सप्लाई किया जाने वाला करंट का वैल्यू है एम्पियर में आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया। एक दूसरा क्वेश्चन, यहां पर मैंने किसको वेरी कराया था, डिस्टेंस को वेरी कराया था। अब मैं देखिए क्या करूंगा, इसकी प्लेट की एरिया को वेरी कराऊंगा, प्लेट एरिया को वेरी करा दिया जाए। चलिए देखिए किस तरीके से क्वेश्चन को लिख दिया जाए। देखो बच्चों, यहां पर क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि ए स्क्वायर प्लेट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्क्वायर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, बना लिया जाए। अगर हम ये कैपेसिटर बनाते हैं तो इसकी जो प्लेट एरिया है वो स्क्वायर शेप में है, ये ऐसे। इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है जिसका वोल्टेज VB इक्वल टू है 1 वोल्ट। ठीक, स्क्वायर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कनेक्टेड विथ 1 वोल्ट बैटरी, 1 वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड है। हुज प्लेट सेपरेशन इज एप्सिलॉन नॉट, जिसके बीच का प्लेट सेपरेशन जो है वो एप्सिलॉन नॉट है। ठीक, क्या होगा यहां पर जब कनेक्ट किया गया होगा तो इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस पहले से 0 था जब तक ये कनेक्ट नहीं रहा होगा। जब बैटरी से कनेक्ट हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस इसके पास 1 वोल्ट है, तो इस डिफरेंस के कारण ये चार्ज का सप्लाई करेगा। चार्ज का सप्लाई तब तक करेगा जब तक उसका पोटेंशियल डिफरेंस भी 1 वोल्ट ना हो जाए। तो उन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होने के बाद ये इसमें से चार्ज की सप्लाई बंद हो जाएगी, यानी इस वक्त चार्ज की सप्लाई बंद हो चुकी होगी, आप ये समझिए। ठीक, उसके ऊपर चार्ज कुछ स्टोर हो चुका है। सडनली क्या होना शुरू हुआ, करे सडनली प्लेट साइड्स स्टार्ट्स एक्सपेंडिंग, जो प्लेट्स की साइड्स एक्सपेंड होने लगी, और प्लेट की साइड्स एक्सपेंड करेंगी तो उसकी एरिया भी एक्सपेंड करेगी, और एरिया बढ़ेगा तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ेगा। कैपेसिटेंस बढ़ने का मतलब और ज़्यादा चार्ज वो ले सकता है बैटरी से। अब बैटरी तो अवेलेबल ही है चार्ज देने के लिए, तो बैटरी यहाँ से चार्ज प्रोवाइड कराना शुरू कर देगा। जब चार्ज सप्लाई करेगा तो इस वायर से एक करंट फ्लो करेगी। क्वेश्चन यही है कि करंट की वैल्यू कितनी होगी जब जिस वक्त दोनों प्लेट्स की एरिया होगी 4 मीटर स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं, बड़ी सिंपल सा है। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना चाहिए, बस सीधा एट एनी मोमेंट इसका कैपेसिटेंस निकाल लो और एट एनी मोमेंट चार्ज ऑन द प्लेट्स निकाल लो और उसी को डिफरेंशिएट कर देंगे तो करंट आ जाएगा। तो C की वैल्यू कितनी होगी एट एनी मोमेंट, मान लो कि इसका ये है x, तो कितना बन जाएगा C का वैल्यू, C इक्वल टू है एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A की जगह पे बनेगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी। क्लियर है? तो एट एनी मोमेंट चार्ज ऑन द कैपेसिटर्स कितना बनेगा, Q इक्वल टू C इंटू VB। C की वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर बाई डी इंटू VB। अब डिफरेंशिएट कर दो dq बाई dt, dq बाई dt इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू VB बाई डी, ddx ऑफ क्या, सॉरी ddt ऑफ व्हाट, x स्क्वायर। x स्क्वायर वेरिएबल है, सिर्फ उसी का डिफरेंशिएशन होगा यहाँ पर। तो आपको मिलेगा दिस इज व्हाट करेंट I इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू VB बाई d मल्टीप्लाइड बाई 2x इंटू dx बाई dt, dx बाई dt। अब चलिए बच्चों क्या लिखेंगे यहां पर हम लोग, देखिए सो I विल कम इक्वल्स टू, I की वैल्यू आएगी एप्सिलॉन नॉट रहने दो ऐसे ही, VB की वैल्यू 1 है, D का वैल्यू, D की वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई, अब एक काम करो x की वैल्यू यानी साइड लेंथ की वैल्यू। करंट हमसे कब पूछा गया है, जब एरिया की वैल्यू, एरिया मतलब कौन, x स्क्वायर, एरिया मीन्स x स्क्वायर, और x स्क्वायर की वैल्यू है कितनी 4, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 2, यानी जब x की वैल्यू 2 है उस वक्त हमसे करंट पूछा गया है। तो इस करंट को निकालने के लिए x के पे 2 पुट कर देंगे, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई dx बाई dt, किस रेट से उसके साइड्स ग्रोथ कर रहे हैं, किस रेट से ग्रोथ कर रहे हैं। जो भी मुझे ध्यान नहीं आ रहा मैंने क्या लिखा था, मान लो मैंने लिखा था कि 1 मीटर पर सेकेंड से बढ़ रहे हैं, अगर 1 मीटर पर सेकेंड से बढ़ रहे हैं तो dx बाई dt की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये पुट कर देंगे हम लोग। ठीक, सो
एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया यहाँ से, यू विल गेट आई इक्वल टू 2 2 जा 4 1 जा 4, तो 4 एम्पियर। ठीक है ना, ये बन गया। क्लियर है? एनी डाउट? चलिए बच्चों मिटाते हैं इसको। बहुत सिंपल तरीका है, इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर कोई और भी क्वेश्चन आता है तो चलो बच्चों अभी एक नया क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या कहा गया है, ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसको किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है। इस बैटरी का वोल्टेज VV इक्वल टू है 1 वोल्ट। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कनेक्टेड विथ 1 वोल्ट बैटरी। यहाँ तक हो गया। सडनली प्लेट एरिया स्टार्ट्स इंक्रीजिंग विद द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड। जो प्लेट एरिया है ये इसकी एरिया, ये एरिया सडनली बढ़ने लगती है कितने रेट से, यानी एरिया को रेट बढ़ने का रेट dA/dt इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? ये रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया है। और इनके बीच का जो सेपरेशन है, एंड प्लेट सेपरेशन स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, प्लेट सेपरेशन डिक्रीज करने लगता है। मान लो एट एनी मोमेंट कितना है x, तो माइनस dx/dt की वैल्यू हो जाएगी कितनी, डिक्रीजिंग ना करके प्लेट सेपरेशन को इंक्रीजिंग ले लिया बच्चों, इंक्रीजिंग विथ कर दीजिए, इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग कर देंगे तो यह प्लस लेना पड़ेगा, प्लस dx/dt की वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द करंट ड्रॉन बाय द बैटरी व्हेन प्लेट एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर एंड प्लेट सेपरेशन इज 1 मीटर। उस वक्त करंट की वैल्यू बताइए। सिंपल है, जैसे बार बार हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन उसी तरीके से करना है। इसमें बस 2 वेरिएबल आ जाएंगे, यहाँ पर एरिया भी बढ़ रही है और डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, तो दोनों यहाँ पर वेरिएबल के रूप में होंगे। तो एट एनी मोमेंट C की वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट एरिया डिवाइडेड बाई D। तो एप्सिलॉन नॉट एरिया को एरिया ही रहने दीजिए और D को लिख दीजिए x। ठीक, एप्सिलॉन नॉट A/x। चलिए यहाँ पर कुछ चीज़ों को हम लोग बदल सकते हैं, चलो देखेंगे। x की वैल्यू ठीक है। तो चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट एनी टाइम t कितना होगा, q इक्वल टू C इंटू VB। q इक्वल टू कितना, ये इक्वल टू क्या होगा, C की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A/x इंटू VB। तो अगर dq/dt करना है, dq/dt जो कॉन्स्टेंट है इसको बाहर कर लो, एप्सिलॉन नॉट इंटू VB को बाहर रखो, ddt ऑफ A/x। क्लियर हो रहा है बच्चों? क्योंकि इसमें वेरिएबल सिर्फ कौन है, a और x है। ठीक है ना? तो देखिए dq/dt इक्वल्स टू, dq/dt को हम लोग करंट लिखेंगे I इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू VB इंटू, देखो बच्चों ये u/v पर डिफरेंशिएशन है, कोसेंट फॉर्मूले से होगा, नीचे में x स्क्वायर बनेगा, ऊपर में x इंटू dA/dt, पहले न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, माइनस a ऐसे ही रहेगा, इसको लिखेंगे dx/dt। ठीक है ना? तो ये काम करते हैं, ये दोनों रेट ना, रेट 1 ही रखा जाए, इसको भी 1 ही रखो, 1 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? चलिए अब हम लोग देखते हैं करंट की वैल्यू कितनी आएगी, निकाला जाए थोड़ा सा। तो करंट I विल बी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इंटू VB इंटू x क्या है, प्लेट सेपरेशन। करंट कब बताना है, जब प्लेट सेपरेशन 1 मीटर है, तो 1 इंटू dA/dt क्या है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया। एरिया का बढ़ने का रेट है 2, हमने इसको 1 कर लिया, बाद में चेंज कर लिया, 1 पर लेके काम करिए। 1 इंटू 1 माइनस एरिया कितनी है, वो जब निकाल रहे हैं एरिया 1 है, तो 1 इंटू dx/dt क्या है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, वो रेट ऑफ इंक्रीज 1 मीटर है, मीटर पर सेकंड, तो 1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। 1 माइनस 1 की वैल्यू क्या आएगी, 0। तो करंट का वैल्यू क्या हो गया, 0। यानी यहाँ पर करंट की वैल्यू
0 आने वाली है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक नया टॉपिक देखते हैं अब हम लोग। चलो बच्चों, अब हम लोग देखेंगे कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक, कैसा होता है देखा जाए। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। देखिए बच्चों, इसमें हम दो केसेस में डिवाइड करके इसको पढ़ेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर को। नंबर 1, केस 1, केस 1, आउटर सेल इज अर्थड। आउटर सेल को अर्थ किया गया है तब। ठीक है, चलिए देखा जाए। दो कॉन्सेंट्रिक सेल ले लिया हमने, ये एक ये सेल और एक ये सेल। ये दोनों कॉन्सेंट्रिक सेल्स हैं मेटल की बनी हुई। अंदर वाले का रेडियस सपोज करो A हो गया और बाहर वाले का रेडियस हो गया B। ठीक है, अंदर वाले को Q चार्ज दिया गया, Q चार्ज, तो बाहर वाले के इनर सरफेस पर -Q चार्ज आ जाएगा और आउटर सरफेस पर +Q चार्ज आ जाएगा। ये आपने पढ़ा हुआ है। ठीक, अगर मैं इसको अर्थ कर दूं, इसको अर्थ कर दूं, तो अर्थ करने पर नीचे से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे अर्थ से और इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे और बाहरी सरफेस पर चार्ज की वैल्यू 0 हो जाएगी। वैसे भी मैं आपको याद दिला दूं, जब दो सरफेस थे, एक को अर्थ किया गया था, तो बाहरी वाले सरफेस पर दोनों पर 0 चार्ज होता है और अंदर पर इक्वल एंड अपोजिट, अगर इस पर Q है तो इस पर -Q चार्ज है। ये हम लोग पढ़े थे लेक्चर नंबर 17 या 18 में पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, आपको याद होगा, या जाके आप देख लीजिए। चलिए बच्चों, तो ये वाला चार्ज नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो इस पर चार्ज पॉजिटिव Q और इस पर नेगेटिव Q रहेगा अंदर वाले सरफेस पर। दिस इज कॉल्ड द स्फेरिकल कैपेसिटर। इसको स्फेरिकल कैपेसिटर बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, इसका कैपेसिटेंस कैसे निकालें। इसका कैपेसिटेंस निकालने के लिए क्या चाहिए हमको, कैपेसिटेंस C इक्वल्स टू क्या होता है, C इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाई चार्ज ऑन द पॉजिटिव चार्ज Q डिवाइडेड बाई पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट्स, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा, देखिए ये कॉन्सेंट्रिक सेल्स है और कॉन्सेंट्रिक सेल्स का पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हमने लेक्चर नंबर 18 में लिखवाया था। तो V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू चार्ज ऑन द इनर सेल Q इंटू 1/R1 माइनस 1/R2, यानी इनर सेल का रेडियस -1 आउटर सेल का रेडियस। तो R1 की जगह पे A है, -1/R2 की जगह पर B है। दिस इज, अब यहां पर लिख सकते हैं V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट into Q and this is B minus A divided by AB। यहां से ट्रांसफर करके लिख सकते हैं Q डिवाइडेड बाई V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू AB बाई B माइनस A। बच्चों ये वाला टर्म क्या है, दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर। क्लियर हो रहा है। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू AB बाई B माइनस A। ये हो जाएगा, दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। क्लियर हो रहा है बच्चों। अब इसमें एक बात ध्यान से समझने की जरूरत है, ये जो कैपेसिटर बना है
इस कैपेसिटर के पास कितनी एनर्जी स्टोर होगी, U इक्वल टू हाफ सी भी पॉजिटिव माइनस भी नेगेटिव का स्क्वायर, हाफ सी बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। ये जो एनर्जी स्टोर होगी वो किस वॉल्यूम में स्टोर होगी, कहाँ पर स्टोर होती है, तो एनर्जी स्टोर होती है कहाँ से कहाँ तक, पॉजिटिव से नेगेटिव तक, प्लस से माइनस तक, यानी सॉरी एनर्जी स्टोर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड में, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ तक बनती है, प्लस से माइनस तक, ऐसे बनती है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। क्लियर हो रहा है बच्चों? इस वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर होती है, इतने वॉल्यूम में एनर्जी स्टोर होती है। क्लियर हो रहा है? तो ये बहुत कम वॉल्यूम में एनर्जी स्टोर हो गया ना हमारे पास, समझ में आ रहा है? पहले क्या होता था, अगर एक आइसोलेटेड स्फीयर लेते हैं तो उसका पोटेंशियल, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ तक होता था, सरफेस से लेके इनफाइनाइट तक। अब ये सरफेस ए रेडियस से लेके बी रेडियस तक, इतने ही वॉल्यूम में ये इतनी एनर्जी स्टोर हो चुकी है। क्लियर हो रहा है? एक बात देखो, अगर हम इसमें इफ इसी फॉर्मूले को हम ऐसे लिख रहे हैं, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A बाई 1 माइनस A बाई बी। ठीक, मैंने इसमें क्या कर दिया, इफ B इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A, यानी जो बाहरी सेल है, बाहरी सेल A से बहुत बड़ा हो, इनर सेल के रेडियस से बहुत बड़ा हो, यानी इनफाइनाइट पे चला जाए, तो क्या मिलेगा हमको, C इक्वल टू, देन C इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, A बाई बी की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि B बहुत बड़ा नंबर है ना, तो A बाई बी की वैल्यू 0 हो जाएगी, इसको हटा देंगे तो कितना आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A बाई 1 यानी A। अब ये जो फॉर्मूला आ रहा है, थोड़ा इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, आपने पढ़ रखा है ये फॉर्मूला पहले भी। ये क्या है, दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर। आपको याद होगा C इक्वल टू फॉर्मूला था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, यहाँ पर इसका रेडियस R की जगह पे A है, तो सेम फॉर्मूला आ गया। यानी इस प्लेट को अगर इनफाइनाइट पर भेज दिया जाए, इनफाइनाइट पर भेज दिया जाए, तो ये कैपेसिटर किसकी तरह बिहेव करेगा, आइसोलेटेड स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर की तरह। मतलब बच्चों कहा जा सकता है कि एक आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर भी एक कैपेसिटर है, जिसका सेकेंड प्लेट जो होता है वो कहां पे होता है, इनफाइनाइट पर। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया जब आउटर सेल अर्थ किया गया हो, तो जब इनर सेल को अर्थ करेंगे तब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या आएगा देखा जाए। चलिए इसमें हम इसको मिटा देते हैं, इसी चलिए पूरा मिटा करके सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि व्हेन इनर सेल इज अर्थ, इनर सेल इज अर्थड। देखिए बच्चों, हमने 2 सेल लिए, कॉन्सेंट्रिक सेल्स, थोड़ा सुंदर सेल बनाना पड़ेगा। क्या हो रहा है यार, जाने दो जैसा भी बने। चलिए अब ये क्या किया गया, अंदर वाले सेल को अर्थ कर दिया गया, अंदर वाले सेल को अर्थ किया गया। मान लीजिए हमने इसको +Q चार्ज दिया था, दूसरे वाले को, बाहर वाले को। अब ये जो सेल होगा अर्थ से कुछ चार्ज लेगा या अर्थ को कुछ चार्ज देगा, जो भी हो जाए, तो इस पर पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ चार्ज आएगा। मान लो कितना चार्ज आया, Q1 चार्ज आया। जब इस पर Q1 चार्ज आया तो ठीक सामने वाले पर चार्ज आएगा -Q1, और -Q1 आएगा तो बाहर वाले पर आएगा +Q1, तो बाहर वाले पर टोटल हो जाएगा Q + Q1। ठीक, अब एक बात समझिए, इस कैपेसिटर का अगर कैपेसिटेंस अगर आपको फाइंड करना है, तो कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। टू कॉन्सेंट्रिक सेल्स का पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है
इनर सेल के चार्ज पे डिपेंड करता है। तो इनर सेल का चार्ज मालूम होना चाहिए कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, तब जाकर के हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेंगे और उसके बाद जाकर के हम लोग कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहला काम है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ Q1। इनर सेल का रेडियस है A और आउटर सेल का रेडियस है B। अब एक काम करते हैं, इस Q1 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके बारे में हमने आपको पढ़ा रखा है एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम लेक्चर नंबर 20। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि वो अर्थ से कनेक्टेड है, P है ना। तो देखिए यहां का पोटेंशियल 0 दिखाया जाए, Vp इक्वल्स टू 0। तो यहां पे पोटेंशियल किसके किसके कारण होगा, इसके खुद के चार्ज के कारण भी होगा और बाहरी सेल के कारण भी होगा यहां पर। तो कितना होगा, खुद के चार्ज के कारण सरफेस का पॉइंट है, तो सरफेस का पॉइंट पर होता है Q1 डिवाइडेड बाई R की जगह पे फॉर्मूला कितना है A, प्लस दूसरे वाले के कारण, उसके कारण इनर पॉइंट है और इनर पॉइंट पर उतना ही पोटेंशियल होता है जितना खुद के सरफेस पर होता है। तो खुद के कारण इसके सरफेस पर, और खुद का कारण पर चार्ज कितना है, -Q1 प्लस Q1 कैंसिल हो जाएगा, केवल प्लस Q बचा है, ठीक। तो खुद के कारण होगा KQ डिवाइडेड बाई B एंड दैट इज इक्वल टू 0। यहां से बच्चों आपको मिलेगा Q1 बाई A इक्वल्स टू -Q2 बाई B। क्लियर है। इम्प्लॉइज दैट Q1 इक्वल टू, Q2 की जगह पे Q है, Q2 की जगह पे Q है, ये Q1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ Q इंटू A बाई B। यानी एक चीज क्लियर हो गया, ये वाले पर जो चार्ज होगा वो निगेटिव होगा, माइनस ऑफ Q इंटू A बाई B। तो इस पर निगेटिव चार्ज है, यानी ये इसने अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स लिए होंगे, इस पर निगेटिव है तो ठीक सामने वाले पर पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए ठीक है, पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, याद रखना पड़ेगा, बाद में इसका स्ट्रक्चर मैं फिर से बना दूंगा। अब एक काम करते हैं, दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं, ठीक। पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जो आएगी वो हमको देखना पड़ेगा कि पहले इसमें से पॉजिटिव प्लेट कौन है और नेगेटिव प्लेट कौन है। देखिए अंदर वाले का चार्ज ये इस पर नेगेटिव है, इस पर पॉजिटिव है, बाहर वाले पर थोड़ा ध्यान दीजिए कितना आएगा, Q प्लस माइनस ऑफ Q इंटू A बाई B। इन दोनों में कौन बड़ा है, ध्यान दीजिए, ये वाला टर्म छोटा है, नेगेटिव साइन को अगर निकाल के बोलूं तो यहां रख करके ये वाला टर्म छोटा है। क्यों छोटा है, क्योंकि B बड़ा है, इसमें डिनोमिनेटर A से डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, तो ये पूरी वैल्यू Q से कम होगी। जब ये वैल्यू Q से कम होगी तो Q माइनस Q से छोटा वैल्यू जो होगा वो पॉजिटिव आएगा, यानी ये वैल्यू पूरा पॉजिटिव आएगा, दिस विल बी पॉजिटिव। कहने का मतलब Q प्लस Q1 पॉजिटिव होगा। क्लियर। तो ये अंदर वाला भी पॉजिटिव, ये बाहर वाला भी पॉजिटिव, यानी ओवरऑल ये सेल जो होगा वो पॉजिटिव आएगा। क्लियर है। तो इसमें हमको ध्यान रखना था कि कौन सा सेल पॉजिटिव है और कौन सा सेल नेगेटिव है, ठीक। दो कॉन्सेंट्रिक सेल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाला जाए, V निगेटिव माइनस V पॉजिटिव। इसके लिए फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है कि इनर सेल और आउटर सेल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है इनर सेल के चार्ज पे डिपेंड करता है। फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इनर चार्ज Q1 इंटू 1/A माइनस 1/B। फिर क्या करिए, दिस इज V निगेटिव माइनस V पॉजिटिव इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये बनेगा माइनस ऑफ Q इंटू A बाई B मल्टीप्लाइड बाई B माइनस
ए डिवाइडेड बाई ए बी, जिसमें ये ए और ए कैंसल हो जाएगा। अब इस माइनस को यहां भेज दीजिए तो बनेगा v पॉजिटिव माइनस v नेगेटिव, एंड दैट इज इक्वल टू q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू b माइनस a डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। क्लियर हो रहा है? दैट इम्प्लाइज यहां से q और इस वाले को एक साथ में लीजिए तो q डिवाइडेड बाई v पॉजिटिव माइनस v नेगेटिव इक्वल्स टू ये आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू बी स्क्वायर बाई बी माइनस ए, एंड दिस इज व्हाट, ये क्या है? दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, C है ये। ठीक, तो C की वैल्यू आ गई, C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। ये बन गया कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। ये जो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस आया है बच्चों, एक नज़र आप इसको पहले बढ़िया से देख लीजिए। ठीक है, देख लिया? चलिए अब हमको ये कंपेयर करना है कि इस केस में केस 2 और केस 1, ये केस 2 था, केस 1 और केस 2 में कौन सा केस का कैपेसिटेंस ज़्यादा आया है। ठीक, चलिए मैं दिखा रहा हूं। पिछले केस में जो कैपेसिटेंस आया था वो कितना था? पिछले केस में आया था C इक्वल्स टू, चलिए इसी में अभी आगे इसको और हम ब्रेक करते हैं। C इक्वल्स टू, इसी के बाद का स्टेप लिख देते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बी स्क्वायर को मैं लिख दे रहा हूं b इंटू बी बाई बी माइनस ए। क्लियर? पिछले में क्या आया था? C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a इंटू बी बाई बी माइनस ए। थोड़ा ध्यान से देखिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और b माइनस ए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और b माइनस, ये टर्म सेम है। अब देखना है कि ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है a इंटू बी है और यहाँ b इंटू बी है, कौन बड़ा है? तो ध्यान दो, a इंटू बी से बड़ा होगा b इंटू बी। क्यों? क्योंकि b ऑलरेडी बड़ा नंबर है, b बड़ा नंबर है। तो ये जो a है, a की जगह पे कौन आ गया? b आ गया, यानी a से बड़ा नंबर आ गया। जो बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू और बढ़ेगी, यानी ये वाले केस का कैपेसिटेंस ज़्यादा है। कहने का मतलब क्या मैंने बता दिया आपको, जब इनर सेल अर्थ किया जाएगा तो कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा देन आउटर सेल को अर्थ किया जाए। क्लियर हो गया? तो यहां से मैं लिख दे रहा हूं इस तरीके से, C आउटर अर्थड, आउटर नहीं सॉरी, इनर अर्थड इज ग्रेटर देन C आउटर अर्थड। एक चीज और भी बच्चों ध्यान दो, इस फॉर्मूले को मैं ब्रेक कर रहा हूं। C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बी बाई बी माइनस ए प्लस ए। आप सॉल्व करके देखिए, इसको सॉल्व करके देखिए, फिर से वही टर्म आएगा। क्या बनेगा? अगर b माइनस ए से मल्टीप्लाई करोगे a में तो ऊपर आएगा ए बी प्लस ए बी माइनस प्लस बी, सॉरी प्लस बी, बी से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बाई बी माइनस ए। तो ये क्या होगा? ए बी कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई बी माइनस ए आएगा। यानी इसको हमने ऐसे ब्रेक कर दिया। अब चलो आगे देखो, थोड़ा समझो। C इक्वल टू कितना आया? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बाई बी माइनस ए प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी। ये कैसा है? ये क्या है? ये इनर अर्थड, इनर अर्थड के केस में जो आता है कैपेसिटेंस वो है।
और ये क्या है, स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस बी, बी रेडियस का स्फेरिकल कंडक्टर, यानी दो कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन के जैसा ये बिहेव कर रहा है। आ रहा समझ में आप सबको? देखिए ऐसा क्यों हो रहा है, मैं आपको सबको समझा रहा हूं यहाँ पे थोड़ा सा, है ना। चलो ठीक है, तो देखो बच्चों, एक काम करते हैं, यहां पे क्या होगा, दोनों को बना के देखो। पिछला केस ये था जिसमें इसको अर्थ किया गया था, ये केस में क्या है, इसको अर्थ किया गया है। ठीक, या इधर बना के दिखाऊं, आपको समझ में आएगा। क्या हो रहा है, इसमें ये वाला पॉजिटिव था और ये वाला नेगेटिव था, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव तक जा रहा था, पॉजिटिव से नेगेटिव तक जा रहा था। बाहर वाले सरफेस पर चार्ज की वैल्यू 0 थी, इसलिए बाहर से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जा रहा था। इसमें क्या है, इसमें अंदर वाले पर नेगेटिव चार्ज है, इस वाले पर नेगेटिव चार्ज है, इस वाले पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है इनर सरफेस पर, और आउटर सरफेस पर भी पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अब ये क्या हो रहा है कि एक कैपेसिटर बन गया पॉजिटिव से नेगेटिव, ऐसे देखिए, पॉजिटिव से नेगेटिव बन गया ऐसे। तो एक तो ये जो कैपेसिटर बन रहा है, ये जो कैपेसिटर बन रहा है, ये तो इसी के जैसा हो गया, बराबर हो गया, दोनों ये बराबर हो गए। एक कैपेसिटर और भी बन रहा है इस पॉजिटिव प्लेट से लेकर के इनफाइनाइट तक, ये वाला बाहरी सरफेस वाला, ये वाला भी बन रहा है। समझने की कोशिश करो बच्चों, बहुत आसान है, ऐसा भी बन रहा है। तो दो कैपेसिटर हो गया, एक कैपेसिटर ये बना इनर सेल अर्थ के जैसा बिहेव कर रहा है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB बाई B माइनस है, प्लस ये वाला जो सरफेस बी बाहरी वाले के सरफेस से इनफाइनाइट तक जा रहा है, एनर्जी स्टोर कर रहा है, तो वो यहां से लेके इनफाइनाइट तक स्टोर कर रहा है, वो आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस बी की तरह बिहेव करेगा। या कह सकते हो कि एक दूसरा कैपेसिटर होगा जो कि जिसका एक प्लेट का रेडियस बी होगा और दूसरे प्लेट की रेडियस इनफाइनाइट होगी, जो बहुत दूर हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये दोनों के कॉम्बिनेशन से, इसलिए इस केस में का कैपेसिटेंस ज्यादा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बच्चों। एक बार देख लीजिए बढ़िया से टॉपिक को। चलिए मैं मिटा रहा हूं। चलो बच्चों एक नया क्वेश्चन, नया टॉपिक देखते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। सपोज करो बच्चों ये दो कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स हैं, कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स हैं, इसकी लेंथ एज्यूम कर लो L है, ठीक, ये इसकी एक्सिस हो गई और बाहरी वाले को अर्थ किया गया है। ठीक, तो अगर आप इस इनर सरफेस को सपोज करो ये आपका इनर सरफेस हो गया,
अगर हमने इस इनर सरफेस को प्लस क्यू चार्ज दिया है, प्लस क्यू, तो आउटर वाले के इनर सरफेस पर माइनस क्यू चार्ज होगा और बाहर वाले सरफेस पर क्यू की वैल्यू 0 होगी। ये आप सबको मालूम है, बहुत पहले से ही अर्थ किया हुआ है यहां से, ठीक है। अब अगर आपको कैपेसिटेंस निकालना है तो दोनों सेल्स मतलब दोनों सिलेंडर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए फिर मैं कहूँगा कि अंदर का पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले से भी निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए निकालते हैं कैसे। गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन का यूज किया जाए। गॉस थ्योरम को अप्लाई करके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं। चलिए एक गॉसियन सरफेस यूज करिए, जो मैं ब्लू कलर से बना दे रहा हूं। इसी सिलेंडर के लेंथ के बराबर एक दूसरा सिलेंडर लीजिए, ऐसा। ये गॉसियन सरफेस हमने बना लिया, ठीक है बच्चों। ये एक गॉसियन सरफेस हमने बना लिया। ठीक, ब्लू कलर का। अब इस गॉसियन सरफेस के पास 3 सरफेस होंगे, है ना। ये हमारा गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस। इसके पास 3 सरफेस होंगे, एक बेस होगा, दूसरा बेस होगा और एक कर्व सरफेस होगा, ठीक। पहले की क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके हैं। एक चीज कंफर्म है कि इस पॉइंट पर अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगी, ई रेडियली आउटवर्ड होगा, ठीक। तो अगर कर्व सरफेस से फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो, फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो ध्यान से देख सकते हैं कि कर्व वाला सरफेस का एरिया वेक्टर इधर ही पड़ेगा, रेडियली आउटवर्ड dA। लेकिन ये वाला जो सरफेस है इसका एरिया वेक्टर ऊपर होगा, इस बेस का सरफेस एरिया नीचे होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री बनाएंगे, ठीक। तो देखो बच्चों, मैं लिख रहा हूं कि फाई नेट इक्वल टू फ्लक्स थ्रू बेस 1 प्लस फ्लक्स थ्रू बेस 2 प्लस फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस। हमने जो ये सरफेस लिया है जिसकी रेडियस है स्मॉल आर, गॉसियन सरफेस की रेडियस स्मॉल आर, ठीक। और इसका जो रेडियस होगा, इनर सेल का रेडियस लिया जाए R1 और आउटर सेल का रेडियस लिया जाए R2। क्लियर है। फ्लक्स नेट इक्वल टू होता है Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू फ्लक्स थ्रू बेस 1। ये जो बेस 1 है इससे फ्लक्स की वैल्यू 0 आएगी, क्लियर है। प्लस दूसरे बेस से भी फ्लक्स की वैल्यू 0 आएगी, प्लस जो कर्व सरफेस है, ये जो कर्व सरफेस है घूम रहा है, इसके एवरी पॉइंट पर ई डीए के पैरेलल है, तो ई डॉट डीए ईडीए बनेगा। और इस कर्व सरफेस के एवरी पॉइंट पर ई का मैग्नीट्यूड बाहर है, जिसको हम बाहर कर सकते हैं। तो सिंपल फॉर्मूला आएगा ई इंटू एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस, ई ए, ठीक। इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है, इस सिलेंडर का चार्ज प्लस क्यू, तो प्लस क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू ई इंटू गॉसियन सरफेस का एरिया बनेगा 2 पाई स्मॉल आर इंटू एल। क्लियर हो रहा है। इंप्लॉइज दैट E इक्वल्स टू आ गया, E इक्वल्स टू क्यू बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल इंटू क्यू बाई आर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मुझे दोनों सेल्स के बीच, दोनों सिलेंड्रिकल सेल्स के बीच क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो इसको पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूले में ब्रेक कर दो, माइनस dV बाई dr इक्वल टू 1 अपॉन या q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l इंटू 1 अपॉन r, माइनस dV इक्वल्स टू माइन q डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l इंटू 1 अपॉन r dr। अब इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड को। जो गॉसियन सरफेस का रेडियस स्मॉल r लिया था आपने, इंटीग्रेशन विल टेक प्लेस फ्रॉम r1 टू r2, r1 टू r2।
एंड दिस इज अंदर वाला सरफेस है V नेगेटिव, दिस इज V नेगेटिव टू V सॉरी दिस इज V पॉजिटिव टू V नेगेटिव. सो माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dV आएगा V और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट V नेगेटिव माइनस V पॉजिटिव, एंड दैट इज इक्वल टू Q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L इंटू, समझ में आ रहा है बच्चों? थक गए? कोई नहीं. इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपन RdR, दिस बिकम्स log R2 ओवर R1 बेस E. अब ये माइनस से जब मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है ना, तो ये बन जाएगा V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव. ठीक है, आप बल्कि हाँ ठीक है, V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव इक्वल्स टू V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L इंटू लॉग R2 बाई R1 बेस E. आगे बच्चों, आगे थोड़ा समझा दूं मैं आपको, आगे किस तरीके से काम में. आप जल्दी से फटाफट नोट करिए, नोट करने के बाद मैं इसको थोड़ा मिटा लूँ, मिटा करके आगे बढ़ता हूँ. चलिए देखिए यहाँ पे, तो आपको मिल गया Q बाई V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव इक्वल्स टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L डिवाइडेड बाई लॉग R2 बाई R1 बेस E, and this is what? This is the capacitance of this cylindrical capacitor. So this is C equal to 2 pi epsilon naught L by log R2 by R1 बेस E. एक बात इसमें समझिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये सिलेंडर की जो लेंथ है ये बहुत बड़ी लेकर के, बहुत बड़ी लेंथ एज्यूम करके ये काम किया गया है. ठीक है, ये सारा जो हमने डेरिवेशन किया है इसमें एज्यूम किया है कि ये लेंथ काफ़ी बड़ी है, लॉन्ग सिलेंडर्स हैं. चलिए, तो C का वैल्यू आ गया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L बाई लॉग R2 ओवर R1. ठीक है बच्चों, यहाँ तक मैंने आपको सब कुछ बता दिया है ना. आगे ये लेक्चर ख़त्म करने का टाइम आ गया है. वैसे मैं आपको इसमें एक और भी चीज़ बता दूं, मुझे याद आ रहा है, थोड़ा थोड़ा भूल न जाए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कि अगर सपोज करो कि देखिए ये बाहर वाला जो है उसके पास एक थिकनेस है, ऐसी थिकनेस है, और अंदर वाला एक सेल है, ये रेडियस है A, ये रेडियस है B, और बाहर वाला रेडियस है C. क्लियर है बच्चों? और अंदर वाले को अर्थ किया गया है, अंदर वाले को अर्थ किया गया. तो इस केस में एक बनेगा कैपेसिटर, कहाँ से कहाँ तक? रेडियस A टू रेडियस B, यहाँ तक बनेगा कैपेसिटर, और एक बनेगा रेडियस C से इनफाइनाइट तक. तो इसका कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा? C इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB बाई B माइनस A प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट C. C क्या है? बाहरी वाले का रेडियस है, छोटा सा C लिखा जाए, है ना, C. क्लियर? और ये कैपेसिटेंस वाला C है. क्लियर है ना? चलिए, तो आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे. पिछले में जब हम समझा रहे थे कॉन्सेंट्रिक सेल्स का दूसरा केस, उसमें इसकी थिकनेस 0 थी, थिकनेस 0 थी, तो इनर रेडियस और आउटर रेडियस सेम था, इसमें अलग अलग हो गया, यानी B और C की वैल्यू अलग अलग हो जाएगी. ठीक, तो चलिए बच्चों, आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट करते हैं. अब तक मैंने जो भी पढ़ाया है आप इसको बहुत अच्छे ढंग से प्रिपेयर करिए, एक एक चीज़ का नोट्स बनाइए, 2 बार 3 बार इसको रफ कॉपी पर लिखिए, लिख कर समझने की पूरी कोशिश करिए. एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी बता दूं कि जब भी वीडियो लेक्चर भी आप देखते हैं तो मैक्सिमम टाइम, जैसे क्लासरूम में इंटरेक्शन और वीडियो लेक्चर देखना, दोनों में एक बड़ा डिफरेंस होता है. टीचर्स आपसे कंटिन्यूसली बातचीत करते रहते हैं, या फिर आप कोई भी डाउट होता है तो पूछ लेते हो, आसपास स्टूडेंट्स होते हैं, एक इन्वायरमेंट होता है. इसमें अगर बोरियत हो तो थोड़े थोड़ी देर पर अपना माइंड को चेंज करने के लिए, ठीक है ना,
कोई भी दूसरा काम कर सकते हो, लेकिन कॉन्सेंट्रेट करना है अपने आप को। जितना ज़्यादा फोकस करोगे यू विल गेट मोर एंड मोर बेनिफिट। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अगले क्लास तक। तब तक आप प्रिपेयर करके रखिए, मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट, एंड तब तक हंसते रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।